सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ शक्ति। नमस्कार। एक सुनहरी सी सुबह ने दस्तक दे दी है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर मैं अनामिका एक बार फिर आपसे जुड़ गई हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब लिखा है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इसका अर्थ है क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा और महान होता है और जो नहीं करते उनमें कमज़ोरियाँ छिपी रहती हैं। हम दूसरों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते? हमें माफ़ी मांगना और माफ़ी देने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि गलतियों को माफ़ कर देना बुराइयों को दूर करने का एक बहुत अच्छा गुण है। हम दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते, हम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं। ऐसे में दूसरों की गलतियों पर हम अपने मन में द्वेष, नफ़रत, ईर्ष्या जैसे भाव लाने लगते हैं, जो कि हमें एक गलत इंसान बनाता है। हमें ऐसे भावों से बचना चाहिए। अगर हम इन भावों से बचते हैं तो हम एक बेहतर कल का, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि प्रकृति और इंसान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेशक आज हमने अपने आसपास विकास और कई प्रकार की नई एक दुनिया बसा ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में आज भी लगता है कि हमारे पास प्रकृति हो या हम प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि जब भी हमें थोड़ा सा भी फुर्सत का पल मिलता है तो या तो हम समुद्र के किनारे चले जाते हैं या पहाड़ों पर घूमने निकल जाते हैं। प्रकृति का यह साथ हमारे साथ भी बना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रकृति का साथ मिले, इसके लिए इसका संरक्षण करना, इसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है दीपक कुमार, इन्वायरमेंट ऑफिसर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ही हैज़ एडिशनल चार्ज ऑफ इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन UNTRR। दीपक सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि दीपक सर कहते हैं कि हम सभी एक बहुत ही सुंदर ग्रह यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं, जो हरियाली युक्त बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक है। प्रकृति भी हमारी एक सच्ची साथी की तरह वो हर संसाधन हमें प्रदान करती है जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सके। खाने को खाना, भोजन है, पहनने को कपड़ा है, रहने के लिए ज़मीन है, शुद्ध वायु है, मतलब हर एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और असल मायने में यही ज़िंदगी है कि प्रकृति जो भी चीज़ हमें दे रही है उसको बिना बिगाड़े हम उसका आनंद लें। कितना सही मानते हैं आप इन चीज़ों को? जी हाँ, चूँकि प्रकृति हमें अपनी सेवाएं लगातार देती हैं और जिसे हम शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो डायरेक्ट जो सेवाएं लेते हैं उनको तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो सेवाएं वो इनडायरेक्ट हमें देती हैं, जैसे जो आपदा जोखिम से हमें बचाती हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमें मदद करती हैं, जो वायु प्रदूषक होते हैं उनका वो अवशोषण करती हैं, शोषक होती हैं, और ऐसे बहुत सारे जो प्राकृतिक सेवाएं हैं, चाहे वो प्रोविजनिंग सेवा हो, चाहे वो रेगुलेटिंग हो, चाहे वो कल्चरल उनकी सेवाएं हों, ये जो सेवाएं हैं और हम लोग लगातार उन सेवाओं को लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम क्या अपनी प्रकृति को कुछ लौटा पाते हैं या हम अपने आप को इस को एग्जिस्टेंस में रहने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम प्रकृति को कुछ लौटाएं या ना लौटाएं, लेकिन इतना भी हद तक नुकसान ना पहुँचाएं कि वो खुद ब खुद हम उस आपदा जोखिम के अंदर आएं और हमें हमारा एग्जिस्टेंस खुद को चैलेंज करना शुरू कर दे कि शायद दूसरे जीवों के जैसे हम भी आने वाले समय में विलुप्त ना हो जाएं। तो इस चीज़ को समझना होगा। और सही कहा आपने कि प्रकृति बहुत बहुमूल्य है और प्रकृति रहेंगी, आगे भी रहेंगी, पृथ्वी हमारी रहेंगी, लेकिन शायद उस पृथ्वी पर रहने लायक हम ना रहेंगे। मतलब हमें जानने की ज़रूरत है कि हम सभी भी प्रकृति के एक हिस्सा हैं और इसके संरक्षण के लिए हमें भी बढ़ चढ़ के अपने हिस्से देना होगा, तभी जाके हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे जी सकती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात सर यहाँ पे कही गई। प्रकृति बहुत बहुमूल्य है, हमें उससे बहुत कुछ मिलता है। हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस प्रकृति पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। सर, अब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम,
तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी हम झेल रहे हैं, जैसे सडन क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशंस भी अराइज हो जाती हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जी हाँ, सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारी पारिस्थितिकी है उसको हम उसके साथ किस प्रकार से समन्वय बना पाते हैं। अगर वो हम समन्वय बनाते हैं तो वो खुद ब खुद हमें अपना प्रोटेक्शन, अपनी जो सेवाएं हैं वो लगातार देती रहेंगी और लंबे समय तक देंगी, जिसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते कि प्रकृति की सेवाएं हमको कब तक मिलेंगी। जी। अगर हम उन सेवाओं को इग्नोर करके उन सेवाओं को हम सोचते हैं कि हम कुछ क्षणिक बदलाव करके या एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके हम उनकी परिस्थिति के अंदर घुस करके अगर हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, किसी परिस्थिति को मार करके अगर हम अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा रास्ता शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही होगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रकृति के दृष्टिकोण से ही चलती हैं। अगर आप प्रकृति को समझ करके, क्योंकि प्रकृति ने आपके विकास के सारे रास्ते दिए हैं, प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है कि आप वहाँ पर रह ना सकें। प्रकृति से ही आप अपनी परिस्थिति से आप अपना लाइवलीहुड्स लेते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, आपको बीमारियों से, आपको तमाम सेवाओं से वो अब आपको देती हैं आपकी सेवाएं। लेकिन कुछ समय के बाद, खास करके जब औद्योगिक जो क्रांति हुई उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसमें हमने शायद अपनी पारिस्थितिकी को, अपने इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं मारा, नुकसान पहुंचाया, असंतुलित किया। और आज एक सीरीज ऑफ डिजास्टर्स, आप बहुत अलग अलग फॉर्म के डिजास्टर, और कोविड ने तो एक नया डिजास्टर बिल्कुल पैदा किया हमारे सामने, एक नया चैलेंज पैदा किया जहां सारे लोगों को बिल्कुल बंद सा कर दिया। सारे आपके विकास के पैमाने, सारे आपके रास्ते, आपका निकलने का सारा तंत्र बिल्कुल बंद कर दिया और आपको ये सिखाया कि आप एक न्यूनतम आवश्यकताओं में भी अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर आपको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है आपके सामने कि आपके सामने कुछ नहीं है, तो शायद आप पानी पी करके भी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद वो हवा, वो पानी आपको मिलने लायक रहेगा आगे। अब हमें ये सोचना होएगा कि जो हमारे जीने के जो मुख्य स्रोत हैं उसको किस प्रकार से रखेंगे। उन जोखिमों को जो आने वाले समय में शायद जल संकट, हवा का संकट, मिट्टी का संकट, भोजन का संकट, जो इन चीज़ों को हम लोगों ने तय किया और जो आहार श्रृंखला को और जो हमारी जो फूड वेब सिस्टम है, पूरे के पूरे सिस्टम को हमने असंतुलित किया, हमने जैव विविधता को मारा, हमने पारिस्थितिकी को मारा। तो अब समय आया है कि क्या उसके मरने के बाद जो परिस्थितिकी हमने परमानेंटली बिल्कुल डैमेज किया, जो बची खुची परिस्थितिकी हैं उसको किस प्रकार से हम रिस्टोरेशन करेंगे, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, और हाँ, हम रिस्क को कैसे समझेंगे। सबसे पहला काम है कि हम जोखिम को कैसे समझें। एक बच्चा और एक बड़ा, दोनों के बीच में किस प्रकार का परस्पर जो समन्वय हो, क्योंकि आज के बड़े लोग अपने बच्चे को खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। तो बड़ों को जब जोखिम के बारे में जानकारी नहीं है तो बच्चों को शायद जोखिम के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो समझने का है, स्कूलों में आपदा जोखिम को लेकर के बहुत सारे अब नए चैप्टर्स नई शिक्षा नीति के अंदर में हैं, और हमें खुशी है कि आगे आने वाले समय में एक बृहद आपदा प्रबंधन नीति की ओर हम लोग बढ़ेंगे और प्राकृतिक जो रिस्टोरेशन है, इकोसिस्टम जो रिस्टोरेशन है, उसकी तरफ बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हम नेचर को काफ़ी अपने प्राइमरी डिफेंस के तौर पे उपयोग करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रकृति और प्रगति ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो आप हमें ये बताएं कि कैसे हम इन दोनों को एक साथ लेकर आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआत में ही मैंने कहा कि प्रकृति ने हमें विकास के सारे रास्ते दिए हैं, बशर्ते कि हम वो सतत विकास की ओर तरफ जाएं। सतत विकास में जाने का मतलब है कि हम प्रकृति के साथ बिल्कुल कदम ताल मिला करके
प्रकृति ने जो हमें सेवाएं दी हैं उसको लेते हुए और उन सेवाओं को समझते हुए आगे की ओर बढ़ें। और सरकार आज के दौर में जितनी भी आप जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं या सरकार की कंपनियां हैं, वो अपने अंदर इन्वायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जब भी कोई प्रोजेक्ट, बड़ा सा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पर्यावरण मंत्रालय से उसको ग्रीन नोड मिला कि नहीं मिला, पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें आदेश दिया कि नहीं दिया कि आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। उसके लिए वो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, EIA प्लान गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, उसी के अनुसार उनको आगे प्रोजेक्ट की अनुमति मिलती है। तो पर्यावरण एक बहुमूल्य, चूँकि पर्यावरण अगर प्रभावित होता है तो हमारा समाज प्रभावित होएगा, हमारी सरकारों की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। और यही बात जो हमारी जो डिजास्टर हैं और जितनी जो डिजास्टर के जो पहलू हैं, खास करके तब जब हमने, भारत एक ऐसा देश है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया, जब दुनिया बहुत शुरुआती दौर में थी आपदा को लेकर के, बहुत गंभीर नहीं थी, तब हम एक एक्ट लेकर के आए, नेशनल एक्ट, जिसके अंदर हमारा एक NDRF टीम बन गई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एक फोर्स बनी हमारे पास, एक सेपरेट फोर्स बनी जो टैकल करने के लिए एक्सपर्टाइज रही इन्वायरमेंटल रिस्पांस, डिजास्टर के रिस्पांस करने के लिए। तो आज के दौर में हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2017 में जब एक संडई में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था डिजास्टर का, संडई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको, DRR फ्रेमवर्क, उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताया गया था। एक बात बताई गई थी कि किस प्रकार से हम डिजास्टर रिस्क को समझें, कैसे अंडरस्टैंड करें, और एक हमारे पास डिजास्टर गवर्नेंस होना चाहिए ताकि हम उसके अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें उसमें, और उसको इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम एक डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। और जो पिछला डिजास्टर है उससे हमने क्या सीखा, तो बिल्ड बैक बेटर, ये हम 4-5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आए थे। और तब जब इस साल का आप जब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाएंगे, 13 तारीख को जब मना रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो उनका थीम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हांसिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट फ्यूचर। मतलब आने वाले जनरेशन्स को कैसे हम उसको समुचित तरीके से उसको विकसित कर सकेंगे, किस प्रकार से उसको हम डिजास्टर के एस्पेक्ट्स को, जो फैसेट्स हैं आपदा प्रबंधन के, उससे कैसे उसको हम लर्न करवा सकेंगे, उनका मटेरियल पढ़ने का क्या होएगा, ये सब कुछ तय किया गया है। और बच्चों को बहुत छोटे छोटे कोर्स, बड़े लेवल पे अब आपदा प्रबंधन के कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के ऊपर, इसके ऊपर रिसर्च PhD का काम चल रहा है। तो आपदा प्रबंधन के ऊपर काम काफ़ी हो रहा है। बस ये करना होगा कि जो कम्युनिटीज़ आपदा से दशकों से लड़ रही हैं, क्या हम उनको अपने नीति के अंदर, आपदा नीति है, क्या उनको हम समुचित उनको उसका कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको समाहित करते हैं। इसीलिए कहा, इसीलिए इस दृष्टि को दिशा देने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया जाता है। हाँ, इस विशेष दिवस पे आप क्या कुछ कहना चाहें? आज मनाया जा रहा है, तो इस विशेष दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से लोगों को, खासकर युवाओं को मोटिवेट करेंगे, जागरूक करेंगे जो भी प्राकृतिक आपदा है उसके प्रति, कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे? ये अब सरकारें बहुत नीचे के स्तर पर, खास करके डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है डिजास्टर गवर्नेंस का, आपदा प्रबंधन का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे अब पंचायतों को उस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि वो रिस्क के प्रति रेडीनेस रहे, उनका रिस्क को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाढ़ आनी है। और बाढ़ के बारे में अब इंफॉर्मेशन सिस्टम भी काफ़ी डेवलप हो गया है कि डैम से कब पानी छोड़ा जा रहा है, वो मोबाइल सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा एक्सपैंडेड नेटवर्क है। तो उनको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में उनको पता चलेगा कि हाँ
इतना पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, ये इतने समय तक आपके पास पहुंचेगा। तब तक हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं। हमारा कहाँ पे रेस्क्यू सेंटर होगा ये पहले से तय है, वहाँ पे सारी जो समुचित व्यवस्थाएं होंगी वो जल्दी हो जाएंगी, तो इससे जो रिस्पांस टाइम है वो घटेगा। डिजास्टर से बचने का, आपदा से बचने का सबसे पहला है कि हमारी जो रिस्पांस टाइमिंग है अगर वो कम हो जाती हैं और समुचित व्यवस्था होती है कि हम कहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, इवैक्यूएशन करा करके कहाँ पे हम अपने कैंप में, रेस्क्यू कैंप में ले जा करके लोगों को रख रहे हैं, वहाँ पे समुचित व्यवस्था है, तो हम धीरे धीरे करके अपने जो लॉस एंड डैमेज है उसको हम लोग बहुत मिनिमाइज़ करेंगे। बहुत हम आर्थिक तौर पे अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानेंगे और एक अच्छी हमारे पास आपदा प्रबंधन की एक तरीके से नीति बनेगी और उसके ऊपर कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भारत सरकार का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर। मतलब सही समय पे सही जानकारी का उपयोग करना है। जी बिल्कुल। सर, इतनी तमाम जानकारियाँ आपसे हमें मिली, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर हमें आज जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।